हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट सब यूनिट है बेसिकली लॉज ऑफ मोशन का, जिसको हम फ्रिक्शन नाम देते हैं। तो आज हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेंगे दैट फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन कब बॉडीज के बीच में प्रोड्यूस होती है और इसके काज क्या है और इसके टाइप्स क्या है। तो आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा दैट जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे स्लाइड होती है, चलना स्टार्ट करती है या चलना चाहती है, तब उन दोनों के बीच में एक इनविजिबल फोर्स एग्जिस्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फील हम कर पाते हैं। ठीक है ना, वही इनविजिबल फोर्स फ्रिक्शन कहलाता है या उसी इनविजिबल फोर्स का नाम फ्रिक्शन है। इसलिए हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम बोलते हैं दैट जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर या तो स्लाइड होगी या स्लाइड होना चाहेगी, या तो बॉडी के ऊपर चलेगी या चलना चाहेगी, इसको हम बोलते हैं ईदर स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड, ईदर मूव्स और टेंड्स टू मूव। दोनों हालतों में हम एक फोर्स के साथ लड़ रहे होंगे या दोनों हालतों में एक फोर्स हमेशा इस मोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। किस मोशन को? हाँ, मैं थोड़ा सा सिखाना चाहता हूं आपको। ये एक बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी मूव करना चाहती है या मूव हो रही है, या तो मूव करेगी तब भी फ्रिक्शन होगी, या तो मूव करना चाहेगी लेकिन अभी मूवमेंट नहीं दिखा रही है। हमने फोर्स अप्लाई किया है, हमने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया है, लेकिन बॉडी अभी मूव नहीं हुई है लेकिन मूव होने वाली है, मूव करना चाहती है। तब उस हालत में भी इन दो बॉडीज के बीच में आप इस फ्रिक्शन को महसूस कर सकते हो। इसलिए डेफिनेशन में आप पाओगे कि दो कंडीशंस है जिनमें फ्रिक्शन लग सकती है। एक, या तो बॉडी पर्टिकुलरली या रियली मूव हो रही होगी, या तो बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही होगी या चल रही होगी, या ये स्लाइड होना चाहती है या स्लाइड या मूव करना चाहती है। इन दोनों हालतों में हम एक ऐसे फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, फील करेंगे, जिसको हम नहीं देख पाते, लेकिन उसी फोर्स की वजह से ये बॉडीज जो है आगे चल के रुकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपने एक ब्लॉक को कंसिडर किया है, से फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर को कंसिडर किया है। अपने हाथ पे जब मैंने इसको चलाया, देखो मैंने इसको चलाया, ये देखो ये खुद ही रुक गया, ये खुद ही रुक गया। देखो, ये देखो, इधर मैं इसको चलाता हूं, ये खुद ही रुक जाता है। तो रुकने का मतलब क्या है? चलो, शायद मार्कर पे प्रॉपरली आप नहीं देख पाते हो। मैंने एक ब्लॉक कंसिडर किया है, ये एक ब्लॉक मेरे पास है, मैं इसको स्लाइड करता हूं, देखो ये रुक जाता है। मैंने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया, ये रुक गया। ये देखो, मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, ये रुक गया। अच्छा, सवाल ये है दैट सर ये तो मोशन में आया था, अब ये रुका कैसे? अब ये रुका कैसे? तो रुकने का मतलब है कि इसने स्टेट ऑफ मोशन को कन्वर्ट किया किस में? स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन हम जानते हैं कि बॉडीज के पास इनर्शिया होता है, एक बॉडी खुद ही अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। आप देखो, मैंने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया, मुझे बताओ इसकी स्टेट क्या है? सर ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट है। मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, बॉडी आगे चली, इसका मतलब ये मोशन में आ गई बॉडी। देखो, ये बॉडी मोशन में आ गई, मतलब इसने अपना स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन में चेंज किया। कब? जब मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट किया, लेकिन आगे जाके ये खुद रुक गई, मतलब इसने अपना स्टेट ऑफ मोशन किस में कन्वर्ट किया? स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन वो स्टेट तो खुद ही चेंज नहीं होगी। वो स्टेट कब चेंज होगी? स्टेट कब चेंज होती है? जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट करते हो। इसका मतलब जब बॉडी यहां खुद ही रुकी तो उसका यह मतलब है कि इस बॉडी पे कोई और फोर्स लग रहा है जो इस बॉडी को रोकना चाहता है। वही तो फ्रिक्शनल फोर्स है। हम उसको महसूस कर पाते हैं, हम उसको फील कर पाते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। इसीलिए डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो लिखा होगा दैट जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी या मूव करना चाहेगी, व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव,
ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तब एक इंटरनल फोर्स वहां पे वजूद में आता है, तब एक इंटरनल फोर्स वहां पे फॉर्म होता है जो इस बॉडी को रोकना चाहता है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने बॉडी को चलाया है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचना चाहता है, सो दैट ये बॉडी रुक जाए। और ऐसे फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सरफेस यहां पे है, ठीक है, और इस पे हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है। ये एक ब्लॉक मेरे पास है, ये मैंने इस सरफेस पे रखा हुआ है। मैंने जब इस ब्लॉक पे फोर्स एग्जर्ट किया तो ये ब्लॉक आगे चल के इधर रुक गया, इधर रुक गया। मैंने कहा ये रुका क्यों? ये रुका इसलिए क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहता है, फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहता है, क्योंकि ये बॉडी इस बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। और जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव करेगी तब एक फोर्स, इंटरनल फोर्स हमें वजूद में आएगा, वो इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि वो फोर्स इसको पीछे की तरफ खींच रहा होगा, तभी ये बॉडी जो है ये आगे जाके रुकेगी। कब? जब वो इसको पीछे की तरफ खींचेगा। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे एक चीज यहां पे लग रहा है कि अगर फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ खींचता है और इस बॉडी के मोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तब आप एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखोगे। वर्ड क्या है? देखो एक्चुअल फिनोमेना में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है। देखो अगर आप दो बॉडीज को कंसिडर कर रहे हो, ये बॉडी रेस्ट में है, ये सरफेस रेस्ट में है, और ये बॉडी मोशन में है, ये वाली बॉडी मोशन में है, ठीक है ना। ये सरफेस रेस्ट में है या ये वाली सरफेस रेस्ट में है और ये बॉडी मोशन में है, तब क्या होता है, जब ये वाली बॉडी आगे चलना स्टार्ट करेगी तब इस वाली सरफेस के बीच में और इस बॉडी के बीच में हम बोल सकते हैं दैट इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन देयर वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी 0 है, इसके पास वेलोसिटी है, तो इसका मतलब यह है कि इनके पास एक रिलेटिव मोशन है। मतलब इनके, देखो अगर इस बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती, इस सरफेस की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड होती, तब हम बोलते दैट ये दोनों तो सेम वेलोसिटी से चल रहे। इसका मतलब यह है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। बट अगर ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रही है और ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रही है, तब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। देयर इज अ डिफरेंस इन देयर वेलोसिटीज। ऐसे ही अगर ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चल रही है और सरफेस रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, तब फिर से इनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। याद रहे यहां पे क्या होगा, बेसिकली जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तब हम ये बोल सकते हैं दैट एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है। अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तब ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी के या नीचे वाली बॉडी पे नहीं चल रही। देखो ये दोनों बॉडी एक साथ चलाऊंगा, ये मेरा हाथ है, ये इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा है। देखो अब अगर मैं अपने हाथ को चलाऊं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, एंड इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर एक बॉडी तेज चल रही है और दूसरी बॉडी स्लो चल रही है, तब ऑब्वियसली ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी की सरफेस पे स्लाइड होगी, मूव करेगी। कब? जब इनके बीच में वेलोसिटी में डिफरेंस होगी। ये वाली बॉडी रेस्ट में है, इसको मोशन में लाएंगे तो इसको ऑब्वियसली इसकी सरफेस पे चलना होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट कि फ्रिक्शन कब वजूद में आती है, जब एक बॉडी जो दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी या मूव करेगी, या जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगी। एक बॉडी तेज चल रही है, दूसरी बॉडी स्लो चल रही है, एक दूसरे की सरफेस पे चल रहे हैं, तब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी।
एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी मूव कर रही है, तब भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी। तो हमने कहा दैट कि जब बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगी तब ये फोर्स वजूद में आएगा और ये क्या करना चाहेगा। देखो, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, ये मोशन में है, तो ये इसको भी रेस्ट में लाना चाहता है। क्या मतलब ये है दैट ये दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज को सेम बनाना चाहता है। हां सर, क्योंकि जब ये रेस्ट में आएगा, ये तो ऑलरेडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स आया, इसने इसको कहा नहीं आप भी रेस्ट में आ जाओ क्योंकि ये रेस्ट में है। क्या इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो आता है वो बेसिकली बॉडीज की वेलोसिटी को सेम बनाना चाहता है। बोलो, अगर बॉडीज की वेलोसिटी सेम है, क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी? नहीं सर। क्या इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या काम करना चाहता है? सर, ये रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहता है, ये रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आप समझे मेरी बात? मैंने कहा कि ये बॉडी आगे चल रही है, इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, लेकिन जिसकी सरफेस पे ये चल रही है वो सरफेस रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या होगा? अब यहां पे जब ये बॉडी इसके ऊपर चलेगी तो यहां पे एक इंटरनल फोर्स क्रिएट होगा जो इस बॉडी को रोकना चाहेगा, इस बॉडी को, ठीक है ना, वो इस बॉडी को रोकना चाहेगा सो दैट इसकी और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी या इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम बन जाए। इसकी ऑलरेडी 0 है, जब ये रुकेगी तो इसकी भी 0 बनेगी, तो दोनों की 0 बनी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी पे क्यों लग रहा है? इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। अब सवाल एक पैदा होता है, सर इसी पे क्यों फोर्स लगता है? इसकी वेलोसिटी 0 बनाने के लिए। सर और एक तरीका भी है ना, अगर आप रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहते हो तो और एक तरीका भी है। देखो तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी कब सेम बनेगी? या तो इसकी वेलोसिटी 0 बनेगी, तब भी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, या इसी सरफेस की वेलोसिटी 10 बनेगी, तब भी तो दोनों की वेलोसिटी सेम बनेगी, है कि नहीं? दो तरीके हैं इनके रिलेटिव मोशन को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक तरीका यह है कि आप इसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड बनाओ, या इसकी वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकेंड बनाओ, है कि नहीं? तो अब क्या होगा, ये चाहेगा, ये बॉडी चाहेगी कि जिस बॉडी पे मैं चल रहा हूं उसकी वेलोसिटी भी कितनी बने? अरे बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये चाहेगा कि जो बॉडी मेरे ऊपर स्लाइड हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी बने? 0 मीटर पर सेकेंड। हां सर, क्या इसका मतलब यह है कि ये बॉडी चाहती है, ये बॉडी इसको गवर्न करती है, इसको बोलती है कि तुम मेरी वेलोसिटी से चलो। वहां पे एक झगड़ा हो रहा है, ये इसको बोल रहा है कि तुम मेरी वेलोसिटी अटेन करो, ये इसको बोल रहा है तुम मेरी वेलोसिटी अटेन करो, है कि नहीं? आपको समझ आ रहा है? अच्छा, अगर ये इसको बोलेगा, अब इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसने इसको बोला, अगर ये इसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुम मेरी वेलोसिटी से चलो, किसको? इसको, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी बनानी है? 0। तो फोर्स आगे की तरफ लगाना पड़ेगा कि पीछे की तरफ? आप आंसर दोगे आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? सर पीछे की तरफ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो ये ए बॉडी और बी बॉडी के बीच में होगा, अगर बी बॉडी बोलेगी ए बॉडी को कि तुम मेरी वेलोसिटी एक्वायर करो, तो वो पीछे की तरफ होगा, ठीक है ना? लेकिन अगर ये इसको कहेगा कि तुम मेरी वेलोसिटी अटेन करो, क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करानी है कि डिक्रीज करानी? सर इंक्रीज करानी है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऊपर वाली बॉडी स्लाइड कर रही है, मूव कर रही है। इसका मतलब और एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा। सर 2 फ्रिक्शनल फोर्स होंगे। हां, न्यूटन थर्ड लॉ तो यही बोलता है, वो तो बोलता है कि फोर्स कभी अकेला नहीं होता, फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स, उसके साथ हमेशा और एक फोर्स एक्सर्ट होगा।
तो इसका मतलब यह है कि दो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो क्रिएट होंगे। एक चाहेगा दैट ये बॉडी जो है ये इसकी वेलोसिटी एक्वायर करे, दूसरा चाहेगा कि ये इसकी वेलोसिटी एक्वायर करे। तो नटशल में कॉन्सेप्ट है क्या, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी या मूव करना चाहेगी, मूव करेगी या मूव करना चाहेगी, ये वर्ड जो है ना मूव करना चाहेगी, ये भी आपको क्लियर होगा जब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन पे जाऊंगा। जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करेगी या मूव करना चाहेगी, तब हमेशा एक इंटरनल फोर्स क्रिएट होगा, और वो इंटरनल फोर्स क्या करना चाहेगा, वो इन बॉडीज की रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, इनकी रिलेटिव मोशन को खत्म करना चाहेगा। और बेटा उसी फोर्स को हमने नाम दिया फ्रिक्शनल फोर्स, और इस सारे फिनोमेना को हमने नाम दिया क्या, फ्रिक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको खुद समझ आएगा। अच्छा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन सर कैसी होगी, क्या इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में? फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा होती है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। मतलब अगर हम इस बॉडी को ले लेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स डिफाइन करेंगे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है कि नहीं? ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ये आगे चल रही है, तो ग्राउंड के बीच में और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है, या ग्राउंड के बीच में और बॉडी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट हुई है, और फ्रिक्शनल फोर्स चाहेगा मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी को डिक्रीज करूं। लेकिन फ्रिक्शन है कहां पे? सर फ्रिक्शन इधर है। किधर? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर चलेगी, मतलब एक सरफेस फिनोमिना है। फ्रिक्शन तब क्रिएट होगी जब दो बॉडीज के सरफेसेस टच करेंगे, जब एक बॉडी की सरफेस और दूसरी बॉडी की सरफेस टच करेगी तब फ्रिक्शन होगी, मतलब एक सरफेस फिनोमिना है। इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो टेंजेंट टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट होगी, लेकिन कैसे? क्या इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी और अपोजिट डायरेक्शन? इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इसको वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, इसको इसकी वेलोसिटी को जीरो बनाना है। अब सवाल है सर आपने तो अभी कहा था दो फोर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो दूसरा फोर्स क्यों नहीं लिया? देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड थोड़ी चलेगा, चलो इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगा, लेकिन इसमें मोशन क्रिएट नहीं होगी। हम इसकी मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना? हम इसकी मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड की मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे दिखाया, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगने वाला फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगने वाला फोर्स है, और इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉडी आगे जाके रुक जाएगी। तो हमने फ्रिक्शन को डिफाइन किया, हमें डेफिनेशन समझ आ गई, और हमें इसकी डायरेक्शन भी समझ आ गई। फ्रिक्शन एक वो फिनोमिना है जिसमें तब एक इनविजिबल फोर्स एग्जिस्ट होता है, क्रिएट होता है, बनता है, जब एक बॉडी या तो दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर चलेगी या चलने की कोशिश करेगी। दोनों हालतों में एक फोर्स एग्जिस्ट होता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी होती है, और वो टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, और इसी फोर्स को हमने नाम क्या दिया बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप एग्जाम नोट प्रिपेयर करना चाहोगे तो आप फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। ए फोर्स, एक वो फोर्स विच कम्स इन टू प्ले, जो तब वजूद में आएगा, विच कम्स इन टू प्ले, जो तब प्रोड्यूस होगा, व्हेन, कब, ए बॉडी मूव्स, जब एक बॉडी मूव करेगी, और या टेंड्स टू मूव, टेंड्स टू मूव कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ, हां बोलो बोलो, अनदर बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को हम बेटा नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फोर्स है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसकी डायरेक्शन डिफाइन की जाएगी। तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन की जाएगी? पहले हम देखते हैं इसका क्या काम है।
फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या करना चाहता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंड्स टू, हाँ बोलो बोलो, टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सही जवाब, डिस्ट्रॉय द, क्या डिस्ट्रॉय करना चाहता है? डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज, रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज, बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको खत्म करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना? द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ, आप बोलो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज सच दैट, ये ऐसे होती है, कैसे? इज सच दैट it is tangent to the surfaces in contact, it is tangent to the surfaces in contact, कैसे? It is tangent to the surface in contact in a direction, कहां? बोलो बोलो, कहां? In a direction opposite to the direction of motion of body, opposite to the direction of motion of body। ये हमारे पास फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है दैट ये फ्रिक्शन कैसे वजूद में आती है, दैट व्हाट इज द काज ऑफ द फ्रिक्शन। तो काज ऑफ फ्रिक्शन बहुत सारे लिखे जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूं दैट काज क्या होता है, काज किस किस चीज से होता है। देखो, पहले पहले माना जाता था दैट जो काज ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज बेसिकली द इंटरलॉकिंग्स बिटवीन द रफनेसेस ऑफ द सरफेसेस। अगर आप किसी भी स्मूथ सरफेस को, जैसे बोर्ड मेरे पास है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसके ऊपर बेसिकली स्मूथनेस नहीं है, इसके ऊपर रफनेसेस पाई जाती है। मतलब जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये बोर्ड स्मूथ नजर नहीं आएगा, इसमें आपको रफनेसेस नजर आएगी, कुछ ऐसे, ये ऐसे नजर आएगा आपको, ये ऐसे देखो, ये बोर्ड का बेसिकली स्ट्रक्चर होगा। अगर आप इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको लगेगा कि बोर्ड ऐसा नहीं है, आपको ये दिखता तो स्मूथ है लेकिन बेसिकली ये स्मूथ नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। अब हम बेसिकली फ्रिक्शन को देखते हैं कि इस सरफेस पे, बोर्ड की सरफेस पे कुछ ऐसे ग्रूव्स बनेंगे, कुछ ऐसे, ये ग्रूव्स बने होते हैं, जैसे गाड़ियों के टायर्स पे ग्रूव्स बने होते हैं, उसी तरह से आप किसी भी सरफेस को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको वही टायर के ग्रूव्स जैसे दिखेंगे, ठीक है ना? हाँ, अब जब आप और एक सरफेस को इधर रखते हो, जैसे बोर्ड के ऊपर आपने बोर्ड रखा है तो उसके भी अपने ग्रूव्स होंगे, लेकिन ये ग्रूव्स जो है ये ऐसे हो जाते हैं दैट कि इसके ग्रूव्स और इसके ग्रूव्स आपस में लॉक हो जाते हैं। मतलब इस बोर्ड के ग्रूव्स और इस बोर्ड के जो ग्रूव्स होते हैं इनको डिप्रेशंस बोलते हैं। ये डिप्रेशंस है, ये रेजिंग्स है, ये रेजिंग्स है ऊपर चढ़े हुए पोर्शंस और ये डिप्रेशंस है। तो इसके रेजिंग और इसके डिप्रेशन आपस में मिल जाते हैं, ये इधर मिल गए, ये इधर मिल गए, तो रफनेस की वजह से क्या हुआ, रफनेस की वजह से ये रफनेसेस एक दूसरे में लॉक हो गए। इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको और एक नाम दिया जाता है, ये फॉर्म करते हैं कोल्ड वेल्ड्स। जैसे आपने इनको वेल्डिंग की है, जैसे आपने इनको वेल्ड किया है, बंद किया है, कोल्ड वेल्ड्स फॉर्म करते हैं। तो कोल्ड वेल्ड्स का क्या मतलब है, ये नट्स फॉर्म करते हैं, मतलब ये और ये आपस में जब मिल जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ बंद हो जाते हैं, कोल्ड वेल्ड फॉर्म करते हैं, नट्स फॉर्म करते हैं। इसी तरह से यहां पे नट्स फॉर्म होते हैं, इसी तरह से यहां पे नट्स फॉर्म होते हैं, और इन नट्स को, कोल्ड वेल्ड्स को इंटरलॉकिंग्स का नाम दिया जाता है। दे आर कॉल्ड इंटरलॉकिंग्स।
इन इंटरलॉकिंग्स की वजह से बेसिकली फ्रिक्शन आती है। देखो अब अगर आपको इस वाले बोर्ड को इस वाले बोर्ड पे मूव कराना है, ठीक है ना, आपको ये वाला बोर्ड इस वाले बोर्ड पे मूव करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इन इंटरलॉकिंग्स को तोड़ना पड़ेगा। ये जो यहां पे कोल्ड वेल्स बने हैं इनको तोड़ना पड़ेगा, या मैं ये कह सकता हूं दैट इस रफनेस को इस डिप्रेशन में से निकालना होगा, उसके बाद आप इस बोर्ड को इस वाले बोर्ड पे स्लाइड कर सकते हो। लेकिन जो ही आप ये वाली कोल्ड वेल्स या ये वाली इंटरलॉकिंग्स ब्रेक करते हो तो आगे जो है, जब ये आगे चलता है तो ये इधर और एक इंटरलॉकिंग फॉर्म करता है कि नहीं, आगे चलेगा तो ये दूसरी जगह पे इंटरलॉकिंग फॉर्म करेगा। इसी तरह से ये इंटरलॉकिंग्स बनती जाएगी, टूटती जाएगी। फोर्स आप एक्सर्ट करोगे ये टूटती जाएगी, फोर्स आप हटाओगे ये बनती जाएगी, ठीक है ना। फोर्स आप एक्सर्ट करोगे, इधर ये टूट गई, इधर फिर से बनी, लेकिन आपने फोर्स कंटिन्यू रखा है, फिर से टूट गई, इधर टूट गई, इधर बनी, लेकिन आपने फोर्स कंटिन्यू रखा है, फिर से टूट गई, है कि नहीं। लेकिन अगर आपने फोर्स एक्सर्ट किया, ये इधर टूट गई, इधर बन गई, तो बॉडी रुक गई। हाँ वही तो हो रहा है, अगर आप देखोगे वही तो हो रहा है। आपने फोर्स एक्सर्ट किया बॉडी पे, मैं बॉडी को ले रहा हूं, तो मेरे हाथ की जो रफनेस है वो इस ब्लॉक की रफनेस के साथ लॉक हो गई। मैंने फोर्स एक्सर्ट किया, देखो मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो मैं इंटरलॉकिंग्स को तोड़ रहा हूं। इंटरलॉकिंग्स तो टूट रही है लेकिन आगे फिर से बन रही है, देखो टूटी फिर से बनी, टूटी फिर से बनी, टूटी फिर से बनी, टूटी फिर से बनी, है कि नहीं। लेकिन जब आपने फोर्स एक्सर्ट किया और छोड़ दिया, देखो यहां टूट गई, यहां बनी, यहां टूट गई, यहां बनी, यहां टूट गई, यहां बनी, है कि नहीं। इसीलिए आपका जो ब्लॉक है वो खुद ही रुक जाता है और एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो हमने देखा दैट कि जब भी आप किसी भी सरफेस को दूसरी सरफेस पे रखोगे, इन सरफेसेस के रफनेस की वजह से इनमें इंटरलॉकिंग्स बनती जाएगी, और यही इंटरलॉकिंग्स जो है बॉडी को चलाने के लिए ये इंटरलॉकिंग्स तोड़नी पड़ेगी, लेकिन ये इंटरलॉकिंग्स फिर से बनती जाएगी, और हमारे सामने यही इंटरलॉकिंग्स का बनना या नट्स का बनना या कोल्ड वेल्स का बनना जो है, ये हमारे सामने इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है या अपीयर होता है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है इस वाली थ्योरी का, इंटरलॉकिंग थ्योरी का, इसलिए इसको ओल्ड व्यू भी कहा जाता है। कुछ बुक्स लिखती है कि ये ओल्ड व्यू है, और न्यू व्यू जो है, नया जो नजरिया है, वो मैं अभी डिफाइन करूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट सा ड्रॉबैक है जो मैं डिफाइन करना चाहता हूं। देखो ड्रॉबैक क्या है, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे रखूं, है कि नहीं, तो इंटरलॉकिंग्स कम बनेगी, तो मुझे लगता है फ्रिक्शन कम होनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे रखूं तो इंटरलॉकिंग ज्यादा बनेगी। देखो यहां पे इंटरलॉकिंग बनी, यहां पे बनी, यहां पे बनी, यहां पे बनी। लेकिन अगर इसमें खड़ा करता हूं तो इधर बनी, इधर बनी, इधर बनी। यहां पे कम इंटरलॉकिंग्स बनी, यहां पे ज्यादा इंटरलॉकिंग्स बनेगी। तो ऐसा लगता है दैट कि जितना एरिया, सरफेस एरिया बॉडी का होगा, उतनी ज्यादा क्या बनेगी, बोलो, इंटरलॉकिंग्स बनेगी। और जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग्स बनेगी उतनी, बोलो, फ्रिक्शन ज्यादा होगी कि कम होगी। सर लगता तो ऐसा ही है कि फ्रिक्शन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब यह है कि ऐसे फ्रिक्शन ज्यादा होगी लेकिन ऐसे फ्रिक्शन कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन बेसिकली डिपेंड ही नहीं करती ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, या सरफेस एरिया कितना इस बॉडी के एरिया के साथ कॉन्टैक्ट में है। क्या ये सारा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में, या इसका एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। फ्रिक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती, चाहे ये सारा कॉन्टैक्ट में हो या आधा कॉन्टैक्ट में हो या इसका एक ही पॉइंट कॉन्टैक्ट में हो, फ्रिक्शन सेम रहती है। सर अब तो ये लग रहा है कि नहीं, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कौन सी वाली? इंटरलॉकिंग्स की एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि अगर इंटरलॉकिंग्स की एक्सप्लेनेशन सही होती तब फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली वैरी होनी चाहिए थी। फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली वैरी होनी चाहिए थी विद द सरफेस एरिया। आप जितना सरफेस एरिया बढ़ाते उतना फ्रिक्शन
बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती। सर अब इसलिए नई व्यू लाई गई, कहा गया दैट ये फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग्स की वजह से नहीं होती, ये इंटरलॉकिंग्स की वजह से नहीं होती। बेसिकली क्या होता है, रफनेसेस होती है, ये हम रफनेसेस दिखा रहे हैं, देखो ये रफनेसेस है। आप जब ऊपर एक बॉडी रखते हो कुछ ऐसे, ये देखो मैंने ऊपर एक बॉडी रखी, तो इन दो रफनेसेस के बीच में एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं दैट इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा हमारे पास इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं सबस्टेंसेस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं सबस्टेंसेस में जो अट्रैक्टिव होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत कम होगी तब वो रिपल्सिव बन जाते हैं। लेकिन कहा जाता है दैट जब आप एक सरफेस के इन कॉन्टैक्ट्स को इनके साथ मिलाते हो, या जब एक सरफेस की रफनेसेस दूसरी सरफेस की रफनेसेस के साथ मिल जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं दैट इनमें एक अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनना स्टार्ट होता है। और अगर आपको इस बॉडी को आगे चलाना होगा तब आपको बेटा इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को तोड़ना पड़ेगा, आपको एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा। जैसे आपने यहां पे बोला था हमें कोल्ड वेल्ड्स और इंटरलॉकिंग्स को तोड़ना पड़ेगा, उसी तरह से आपको यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, तब आप बॉडी को आगे लेके जाओगे। लेकिन आपने यहां पे इंटरलॉकिंग्स को तोड़ा, आपने यहां पे इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ा, ठीक है ना, ये दूसरी जगह पे फिर से बन गए वैसे जहां पे जैसे कौन बनते हैं बोलो, इंटरलॉकिंग्स जैसे बनते हैं। सर इसकी तो और इसकी अब एक्सप्लेनेशन तो सेम है, हाँ सेम है, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है दैट चाहे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक हो या तीन हो, आप फोर्स एक्सर्ट करोगे ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ऐसा यहां पे नहीं देखा जाता। आपके पास एक कॉन्टैक्ट पॉइंट हो या 10 कॉन्टैक्ट पॉइंट हो, ठीक है ना, आप जब फोर्स एक्सर्ट करोगे तो ये सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक साथ टूट जाएंगे। इसलिए चाहे आपकी सरफेस का एरिया बड़ा हो या आपकी सरफेस का एरिया छोटा हो, ये फ्रिक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ डिपेंड करेगी दैट ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, या ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ सेम होगी। आप फोर्स एक्सर्ट करोगे वो इसको भी तोड़ देगा, एक साइमल्टेनियसली इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास फ्रिक्शन की मॉडर्न व्यू थी और ओल्ड व्यू थी। तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होती है, क्या ये फ्रिक्शन लिक्विड्स में भी पाई जाती है या सिर्फ सॉलिड्स में पाई जाती है, अगर ये लिक्विड्स में पाई जाती है तो वहां पे ये फ्रिक्शन कैसे होती है और उसका क्या नाम है।